नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए लिए 7 बड़े फैसले। 2817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की जाएगी स्थापना। भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का नई दिल्ली में शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, भाजपा एकमात्र दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने कार्य का कर रहा है विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 5 सितंबर के बीच ब्रुनई और सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय ने ब्रुनई को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का बताया अहम भागीदार। 6 साल बाद सिंगापुर के दौरे पर होंगे पीएम। नए नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। आरएसएस ने कहा, समाज को जातियों में तोड़ना खतरनाक। मामले के राजनीतिकरण पर जताई चिंता। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक में बंगाल में दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर भी हुई चर्चा। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से भारी तबाही। जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 9 लोगों की मौत। बाढ़ के कारण दोनों राज्यों में कई ट्रेनें हुई रद्द। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत बाकी कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट। और पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने रचा इतिहास, जीता स्वर्ण पदक। फाइनल में ब्रिटेन के खिलाड़ी को दी मात। वहीं डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने लगातार दूसरे पैरालंपिक गेम्स में जीता रजत पदक। और अब विस्तार से समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ओखला स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। कई घंटे की छापेमारी और तलाशी के बाद ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान को साथ लेकर निकल गई। गौरतलब है कि ईडी ने हाल ही में अमानतुल्लाह के खिलाफ जांच में शामिल न होने का आरोप लगाया था। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और इसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में अनियमितताओं के आरोप हैं। अमानतुल्लाह पर आरोप है कि 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया। साथ ही ये भी आरोप है कि अमानतुल्लाह के अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। इन नियुक्तियों में नियमों का उल्लंघन किया गया। ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह इस मामले में एजेंसी के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उन पर पूछताछ के लिए पेश न होने के भी आरोप हैं। मामले में 4 आरोपियों और एक फर्म के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। कन्नौज में नाबालिग से रेप केस में फंसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नवाब का रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हुआ है। इसी के साथ नाबालिग लड़की से बलात्कार की पुष्टि हो गई है। कन्नौज के नाबालिग दुष्कर्म मामले में नवाब सिंह यादव के डीएनए सैंपल मैच कर गए हैं। इस बात की जानकारी कन्नौज के पुलिस अधीक्षक ने दी। पुलिस की कार्रवाई में लगातार तेजी है। जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के चर्चित कन्नौज नाबालिग दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता नवाब सिंह यादव का नाबालिग रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हो गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने नमूने और डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए हैं। उसमें पीड़िता के साथ रेप की बात स्पष्ट हो चुकी है और एफएसएल से आई डीएनए रिपोर्ट में नवाब सिंह यादव और किशोरी के सैंपल मैच हो गए हैं। घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने करीब 70 पन्नों की केस डायरी तैयार की है। पुलिस ने इस मामले में विवेचना पूर्ण कर ली है। जल्द ही पुलिस मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। वहीं इस मामले पर भाजपा ने समाजवादी पार्टी को घेरा है।
पार्टी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा है कि बलात्कारियों को बचाने और नवाब और खान ब्रांड के साथ खड़े होने वाले अखिलेश यादव क्या आप जनता से माफी मांगेंगे? अखिलेश यादव जी कृपया बताने का कष्ट करें, जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? बता दें कि विगत 12 अगस्त को शहर के नसरापुर स्थित डिग्री कॉलेज से किशोरी की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा था। इस मामले में किशोरी की मेडिकल रिपोर्ट, बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नवाब को जेल भेजा था। मामले में पुलिस ने साक्ष्य संकलन और मजबूत करने के लिए कोर्ट से नवाब की डीएनए जांच कराने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट की अनुमति और नवाब सिंह की सहमति से 18 अगस्त को मेडिकल टीम ने जेल से नवाब का डीएनए सैंपल लिया था। साथ ही किशोरी के सैंपल भी जांच को एफएसएल आगरा भेजे गए थे। सोमवार सुबह आई डीएनए रिपोर्ट में सैंपल मैच करने की पुष्टि हुई है। डीएनए रिपोर्ट आने से ये स्पष्ट हो गया है कि किशोरी के साथ सपा नेता ने दुष्कर्म किया था। नवाब सिंह यादव के डीएनए सैंपल मैच कर जाने के बाद अब उन राजनेताओं के मुंह पर भी ताले लग जाएंगे जो उसका बचाव कर रहे थे। महिला संबंधित अपराधों में उत्तर प्रदेश की कार्रवाई इस बात को दर्शा रही है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए वह काम कर रही हो, चाहे वह अयोध्या का मामला हो या कन्नौज का। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए के हमले में अब एक और मासूम बच्चे की जान चली गई। रविवार देर रात सो रही बच्ची को भेड़िया जंगल में घसीट कर ले गया, जहां हमले में उसकी जान चली गई। ड्रोन से निगरानी के बावजूद कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। भेड़ियों का आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मामले में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। बहराइच जनपद के महसी क्षेत्र में भेड़ियों का खौफ अभी भी जारी है। एक बच्ची की मौत के बाद एक बार फिर से पूरा इलाका खौफजदा है। वन विभाग की तरफ से 10 विशिष्ट लोगों की टीम एक बार फिर से भेजी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं कि जहां पर संभावित वन्य प्राणियों से खतरा है, वहां पर वन विभाग की अतिरिक्त टीमें लगाई जाएं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का हमला थमता नजर नहीं आ रहा। 1 सितंबर की रात भेड़िए के हमले में अंजलि नाम की एक 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा 65 साल के एक बुजुर्ग महिला पर भी भेड़ियों ने हमला किया था। हाल में कुल 3 लोगों के घायल होने की खबर आई थी, जिसमें बच्चे, महिला और बुजुर्ग शामिल है। बहराइच में अब तक भेड़ियों ने 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान ले ली है। बहराइच जिले के कम से कम 35 गांव पिछले कई महीनों से भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं। लगभग 38 लोग इन हमलों में घायल हो चुके हैं। रोज आवत है गांव में, जब मनई जागत रहा तब लौट जाता, जब धन को दांव पाएगा तो उठा लेता बच्चन का यहाँ। वहीं वन विभाग की टीम इन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि बहराइच जनपद 2 बचे भेड़ियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त टीम को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि संभावित वन्य जीव से खतरे वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा दल लगाया गया है। टीमें हमारी लगी हुई हैं, निरंतर वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि संभवतः अभी 1 या 2 भेड़िए और हैं अवशेष जिनको कि हमको कैप्चर करना होगा। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में। और अभी हम लोगों ने, क्योंकि कल भी एक घटना हुई है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, हम लोगों ने भी 10 अधिकारियों को भेजा है आज वहाँ पर, जिसमें से 2 हमारे मुख्य वन संरक्षक हैं और दोनों ही वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं हमारे। एक मिस्टर एच गिरीश हैं जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और हम लोगों ने संजय कुमार को भेजा है जो कि दुधवा में काफी समय तक रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल के दिनों में घटित मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों से आदमखोर भेड़िए या तेंदुए द्वारा हमले की घटनाओं को नियंत्रित करने, वन्य जीव को पकड़ने एवं आवश्यकता अनुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। 6 भेड़ियों का यह झुंड था, जिनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं। अब 2 बचे भेड़ियों के लिए टीमें लगाई गई हैं, ड्रोन के द्वारा मदद ली जा रही है, तकनीक की मदद ली जा रही है, और आज वन विभाग की तरफ से विशेष एक्सपर्ट को भेजा गया है।
उम्मीद यह की जा रही है कि 2 बचे भेड़ियों को जल्द ही वन विभाग की टीम पकड़ेगी। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और अब ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव इसी महीने से आभार यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा के जरिए वे विधानसभा चुनाव के लिए जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। वहीं भाजपा ने RJD के कुशासन को याद करते हुए इस यात्रा को सिर्फ सैर सपाटा कहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने घोषणा की थी कि वो यात्रा पर निकलेंगे और कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच जाकर के अपनी बात रखेंगे। और इस बार उनकी यात्रा 10 सितंबर से शुरू हो रही है। समझा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के एक बार फिर से यात्रा पर निकलने के बाद जो बिहार का राजनीतिक पारा है वो फिर से चढ़ सकता है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए RJD नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इसी महीने की 10 तारीख से आभार यात्रा निकालने जा रहे हैं। RJD के मुताबिक तेजस्वी यादव की इस यात्रा का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना है। पार्टी के मुताबिक आभार यात्रा के तहत क्षेत्रवार कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती पर सुझाव लिए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को जानने का कार्य करेंगे और आने वाले समय में संगठन की मजबूती, विचारों के आधार पर एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधों को मजबूती प्रदान करने जैसे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ता अपनी बातों को बेहतर ढंग से रखने का कार्य करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष तंज कसते दिख रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव परिवारवाद की राजनीति की देन है, इसलिए जनता से जुड़ना इनके लिए अहमियत ही नहीं रखता। NDA रही है 17 वर्ष, वो 17 वर्ष में NDA का काम को ये अपना काम गिनाएं। अरे आपका कौन सा विजन था? NDA के समय में जो काम शुरू हुआ वही काम को आप गिना रहे हैं। आप एक भी अपना काम बता दें, इनकी एक भी अपना कोई कार्य जो इनके विजन से, इनके कारण शुरुआत हुई है, ये सब का करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। जनता को बरगलाने का, भौकाल बनाने का राजद की संस्कृति और कल्चर और उससे जो निकले नेता हैं वो सब भौकाल बनाते हैं। दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव के यात्रा को केवल बिहार की सैर करार देते हुए कहा कि 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे, लेकिन एक व्यक्ति को भी उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। वे केवल परिवार के लिए आरक्षण की चिंता करते हैं।
ये 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। पूरे प्रदेश की चिंता कभी लालू प्रसाद जी के परिवार को नहीं। गौरतलब है कि तेजस्वी की इस यात्रा का पहला चरण 10 से 17 सितंबर तक चलेगा। हालांकि तेजस्वी इस यात्रा को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद यात्रा बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे अगले साल के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की एक झलक मान रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ 17 महीने सरकार में रहने के बाद जब तेजस्वी यादव सरकार से बाहर आ गए थे तो अपनी जो सरकार में रहने की जो उपलब्धियां थी उसको बताने के लिए भी उन्होंने यात्रा शुरू किया था, मगर इस यात्रा को बीच में ही खत्म कर देना पड़ा था क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए थे। अब देखना ये है कि इस बार की यात्रा उनकी कितनी सफल होती है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। कैमरामैन जय कुमार के साथ मधुरेश नारायण, डीडी न्यूज़, पटना। झारखंड में उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती प्रक्रिया दौड़ कई अभ्यर्थियों के लिए अंतिम दौड़ साबित हुई है और वे असामयिक मौत के आगोश में चले गए। राज्य के आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि अभी तक शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। अभ्यर्थियों की मौत पर झारखंड सरकार एक बार फिर भाजपा के निशाने पर है। उत्पाद सिपाही के 583 पदों के लिए झारखंड में 22 अगस्त से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई है, जो अब तक 11 अभ्यर्थियों के लिए मौत की दौड़ साबित हुई है। पलामू, साहेबगंज, गिरिडीह और हजारीबाग समेत राज्य के 7 केंद्रों पर हो रही इस भर्ती दौड़ के दौरान सैकड़ों अभ्यर्थी बीमार भी हुए हैं, जिन्हें समय पर इलाज न मिल पाने का मामला भी उजागर हुआ है और सरकार बुरी तरह इस चयन प्रक्रिया में घिरती नजर आ रही है। झारखंड में उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती के लिए अभ्यर्थी नौकरी की चाह में हर रोज दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अब तक 11 अभ्यर्थियों के लिए यह मौत की दौड़ साबित हुई। झारखंड के आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि इस मामले को लेकर यूडी केस दर्ज किया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि तमाम केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई है। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडी कांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। पिछले 10 दिनों से जारी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान सैकड़ों छात्र बीमार भी हुए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दौड़ स्थल पर घोर अव्यवस्था का आलम है, जिस कारण ये मौतें हो रही हैं और अभ्यर्थी बीमार पड़ रहे हैं। सरकार की ना व्यवस्था होने के कारण, वहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण वो दौड़ क्वालिफाई कर लिया, तो बाद में ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो गई उसमें, तो उसका एक तरह से हदिया कह सकते हैं। इस दौड़ से इंतजामों की पोल अस्पतालों में भी खुल रही है। गिरिडीह में भर्ती प्रक्रिया में बेहोश होकर गिर रहे अभ्यर्थियों को जब पुलिसकर्मी गिरिडीह सदर अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां उसकी सूध लेने वाला कोई नहीं था। अभ्यर्थियों के दोस्तों का कहना है कि बीमारों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। भूख के वजह से सब बेहोश हो रहा है। बेहोशी में एक एम्बुलेंस में 6-7 करके ला रहा है, यहाँ फेंक दे रहा है। यहाँ स्टाफ का बहुत कमी है, वो स्टाफ नहीं रहता, पकड़ के लाना पड़ता है कि चलिए वहाँ देखिए, वहाँ देखिए। एक लड़का भी वहाँ वोमिटिंग कर रहा था खून का, कोई देखने वाला नहीं था, हम लोग ऊपर चढ़ा है। अभ्यर्थियों की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने की बजाय मौत बांट रही है। हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ जायदाती कर रही है। इधर अभ्यर्थियों के आश्रितों को नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा भी आंदोलनरत है। गिरिडीह और गढ़वा में मोर्चा की ओर से मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश जताते हुए इस मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। उसका मृत्यु हो चुका है उत्पाद दौड़ में, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार किसी आश्रित को एक नौकरी दिया जाए। इधर पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने भी अभ्यर्थियों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में क्रेडिट लेने के लिए सरकार द्वारा हड़बड़ी में पुलिस बहाली की दौड़ कराई जा रही है। प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूं। इधर गिरिडीह के अधिवक्ता प्रियांशु शेखर ने कहा कि तंत्र की उदासीनता से दौड़ लगाते युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
सदर अस्पताल के दवाई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। अगर प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, आगे चल के मैं इस पर एक करूँगा। चुनावी वर्ष में हो रही यह दौड़ राज्य सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में अव्यवस्था के जो आरोप लग रहे हैं वो काफी गंभीर है। दुखद बात यह है कि इन सबों के बीच परिवार का सहारा बनने निकले कई युवा अपने परिवार को ही बेसहारा छोड़ चले गए, जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तंत्र की लचर व्यवस्था और बद इंतजामी की ओर इशारा करता है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जिस राजधानी परियोजना प्रशासन को मध्य प्रदेश की सरकार ने साल 2022 में बंद कर दिया था, अब उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। इस बात पर मोहर तब लगी जब डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और CPA के लिए बजट की मांग की। राजधानी भोपाल को सजाने, संवारने और रोडों की मरम्मत का काम जिस CPA का पहले हुआ करता था, उसको 2022 में बंद कर दिया गया था। राजधानी की सड़कों की मरम्मत का काम CPA, BDA, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम करता था। जब कोई सड़कें खराब होती थी तो ये गफलत होती थी कि आखिर ये सड़क किसकी है। 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक बार बैठक की और गफलत के चलते ही गुस्से में ये फैसला किया कि CPA को बंद किया जाएगा और बहुत ज़्यादा एजेंसियों की सड़कों के निर्माण में आवश्यकता नहीं है। भोपाल शहर को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए साल 1960 में आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत CPA यानी राजधानी परियोजना प्रशासन का गठन किया गया था। इसका काम भोपाल शहर की सड़कों को बनाना और उनका रख रखाव करना था। इसके अलावा उसके जिम्मे उद्यान, भवन निर्माण, पुल पुलियाएं बनाने आदि के काम भी आ गए। इस विभाग की नए शहर को खूबसूरती देने में बड़ी भूमिका रही। इस CPA को साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया था। अब इसको मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने एक बार फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। हाल में मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और राजधानी परियोजना प्रशासन के लिए पैसे की मांग भी की। उनका मानना है कि भोपाल सुंदर राजधानियों में से एक है। इसको सुंदर बनाए रखने के लिए CPA जैसी इकाई की जरूरत है। एक CPA हमारा राजधानी परियोजना के प्रोजेक्ट पे भोपाल के बारे में हमने माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मंत्री भारत सरकार से मुलाकात की। राजधानी परियोजना के उस प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का आवंटन करे भोपाल के लिए। वहीं जानकारों का मानना है कि भले ही CPA को पुनर्जीवित किया जा रहा हो, लेकिन सरकार को पिछले अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि विभिन्न एजेंसियों के बीच गफलत की स्थिति फिर पैदा हो, जिसकी वजह से पिछली सरकार में इसे बंद कर दिया गया था। अगर नई सरकार राजधानी परियोजना प्रशासन को फिर से अस्तित्व में लाना चाहती है तो उन कारणों को कम से कम दूर करना पड़ेगा जिनकी वजह से उसको बंद किया गया था, या एजेंसियों के बीच में जो एक गफलत की स्थिति बनती है या एक दूसरे के काम को कहीं वो प्रभावित करती है। तो निश्चित तौर पर पिछले अनुभवों से लाभ लेकर उसका पुनर्गठन अगर किया ही जा रहा है तो पिछली गलतियों को फिर से सामने आने की स्थिति ना बने। और जो बाकी की 3 एजेंसियां हैं विकास की, उनके साथ इस एजेंसी का चारों यानी कि जो एजेंसियां हैं विकास की राजधानी की, उनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन बने और एक उनकी जवाबदेही तय हो और ज़्यादा बेहतर काम हो सके।
गौरतलब है कि साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत ठीक से न हो पाने की वजह से अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि राजधानी की सड़कों की जिम्मेदारी 1 या 2 एजेंसी के पास होनी चाहिए। उन्होंने सीपीए की कोई जरूरत न बताते हुए इसे तत्काल बंद करने के निर्देश दिए थे और आखिरकार सीपीए को 2022 में बंद कर दिया गया था। नए निजाम के नए फैसले। साल 2022 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और थे। उस वक्त के मुख्यमंत्री को लगा कि सीपीए की आवश्यकता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि सड़कों के निर्माण में कई एजेंसियों की वजह से गफलत की स्थिति पैदा हो रही थी। अब वर्तमान सरकार अगर इसको फिर से शुरू कर रही है तो पुराने अनुभवों से भी लाभ लेना होगा ताकि फिर से इस तरीके की गफलत की स्थिति पैदा ना हो। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।